हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देखा, हमने चैप्टर के नाम से ही कुछ बातें समझी। सबसे पहले तो हमने चैप्टर का जो नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, उसका ही मतलब देखा। हमने बात की कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न एक होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने इसके बीच में डिफरेंस बताया था आपको। मैंने कहा था कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कह सकते हैं वर्ड्स हैं। जो हमारा सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न एक पार्ट होता है सेल साइकिल का, लेकिन सेल साइकिल जो होती है वो पूरी साइकिल होती है। और पूरी सेल साइकिल में एक पॉइंट आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे एक्चुअल डिवीज़न होती है सेल की। उस पॉइंट को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो अगर आपको इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप पहले वाली वीडियो को प्रेफर कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमने देखा कि हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा कि हमें सेल साइकिल में दो चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहले आता है हमारा इंटरफेस, जिसमें हमारा जो सेल है वो अपने आप को तैयार करता है एक्चुअल सेल डिवीज़न के लिए। फिर हमने कहा कि जो इंटरफेस होता है वो पूरी सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो इंटरफेस ही लेता है। सबसे ज़्यादा टाइम सेल को अपने आप को तैयार करने में लगता है। सेल डिवीज़न तो थोड़ी सी देर में हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था ह्यूमन सेल का, तो हमने कहा था कि जो ह्यूमन्स हैं उनमें सेल डिवीज़न 24 आवर्स में होती है, यानी कि 24 घंटे लगते हैं सेल डिवीज़न होने में, एक सेल को डिवाइड होने में। लेकिन उन 24 घंटे में से 23 घंटे सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरफेस में जाते हैं, यानी कि 23 घंटे तक सेल सिर्फ अपने आप को तैयार करता है डिवाइड होने के लिए। और फिर वो जो लास्ट का 1 घंटा बचता है 24 घंटे में से, उसमें वो एक्चुअल सेल डिवीज़न करता है, उसमें वो एक सेल से दो में बदल जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से हमने ईस्ट का भी एग्जांपल लिया था। हमने कहा था कि जो ईस्ट होती है उसको 90 मिनट्स लगते हैं अपनी सेल डिवीज़न में, लेकिन 90 मिनट्स में से जो 95% टाइम है वो इंटरफेस में लगता है, अपने सेल को तैयार करने में लगता है, ठीक है। अब फिर हमने बात की कि भाई वो जो हम इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरफेस के अंदर क्या होता है, कौन सी तैयारियां होती हैं। तो हमने कहा कि जो हमारा इंटरफेस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी हमारे पास में कुछ फेजेस आते हैं। जैसे कि हमने मेजरली 3 फेजेस बताए इंटरफेस के अंदर। सेल साइकिल में 2 फेज़ हैं, इंटरफेस और एम फेज़। और फिर वो इंटरफेस में 3 फेज़ आते हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। हमने G1 फेज़ के बारे में कहा कि हम G1 फेज़ के अंदर क्या होता है कि सेल ग्रो करता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेलीज कह रही हूँ मैं, ठीक है, सारी नहीं कह रही। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करती हैं अपने आप को, कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ आरएनए बनते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, सेल अपने आप को ग्रो करता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा एस फेज़। एस फेज़ के अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट हो रहा था। ये यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी और बोर्ड्स में भी आते हैं, मतलब जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी, कि एस फेज़ में क्या होता है। या फिर क्वेश्चन आता है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, कौन से फेज़ में होती है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हमारे एस फेज़ में होती है। फिर एस फेज़ के अंदर एक और चीज़ होती है कि सेंट्रीओल जो होते हैं वो भी डुप्लीकेट करते हैं। हमारे जो सेंट्रीओल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट करते हैं। अब सेंट्रीओल क्या होता है, इस बारे में तो हम अभी सेल चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं। अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि सेल चैप्टर और सेल साइकिल काफ़ी रिलेटेड चैप्टर्स हैं। और सेल चैप्टर ऐसा है, जो मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ यार, वो बेसिक चैप्टर है, उसकी जो नीड है वो हमें हर चैप्टर में पड़ती है, ठीक है। वो हमें सभी चैप्टर्स में उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर हमने कहा कि अब ये तो बात हो गई G1 और एस फेज़ की। फिर आता है हमारा G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या हो रहा था, G2 फेज़ में जैसे कि मैंने बताया, G1 फेज़ में कुछ ऑर्गेनेलीज अपने आप को डुप्लीकेट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब जो बच गई हैं ऑर्गेनेलीज,
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी, वो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने उनका सिंथेसाइज होती है G2 फेज में। फिर हम कहते हैं कुछ RNA प्रोटीन का भी सिंथेसाइज होता है, और साथ में ट्यूबुलिन प्रोटीन भी यहाँ पे ही सिंथेसाइज होता है। तो ये तो बात हो गई थी हमारे इंटरफेस के उन बेसिक फेजेस की। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारी सेल साइकिल है ये अपने आप तो हो नहीं रही होगी, इसको कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब कंट्रोल कर रही होंगी। कंट्रोल को ही हम रेगुलेशन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेल साइकिल है उसको कुछ चीज़ें रेगुलेट कर रही होंगी, जिसमें एक आता है हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जिसको हम शॉर्ट में CDK भी कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो पूरी सेल साइकिल है वो कंट्रोल में रहती है। और NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि जो सेल साइकिल है वो कंट्रोल होती है जेनेटिक की वजह से भी, ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल होती है हमारी सेल साइकिल। आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, NCERT में गिवन है, और शायद फर्स्ट पेज पे ही गिवन है ये चीज़, तो आप देख सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि अब हमारी जो सेल साइकिल है उसमें कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं। बेसिकली 2 चेक पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है हमारा G1 से S में और G2 से M में। जैसे मतलब मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। जब हमारा सेल G1 में होता है और G1 से जब वो S में जाता है तो उसमें एक चेक पॉइंट आता है जिसको हम मेजर चेक पॉइंट कहते हैं। चेक पॉइंट का मतलब लाइक एक ना उसकी चेकिंग होती है हमारे सेल की। जैसे G1 फेज़ में क्या होता है, जीवन फेज़ में बेसिकली ये चीज़ होती है कि हमारा जो सेल है वो ग्रो करता है, काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो अब जब उसे जीवन फेज़ से एस फेज़ में जाना है, जीवन फेज़ से एस फेज़ में जाना है, तो हमारा जो चेक पॉइंट है वो मतलब मान लीजिए वहाँ पे एक हमने कह सकते हैं कि एक इंसान को रखा हुआ जो देखेगा कि जीवन फेज़ में जो काम होना था क्या वो अच्छे से हुआ है। अगर जीवन फेज़ का काम हो गया है, एक तरह से आप एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि लाइक जैसे हम डोरेमोन वगैरह में देखते थे कि वहाँ पे नोबिता की जो मम्मी होती थी वो कहती थी कि पहले होमवर्क करो उसके बाद खेलना। तो उसकी मम्मी है जो, वो हम चेक पॉइंट कह रहे हैं उसको। तो अब वही नोबिता की मम्मी क्या कह रही है कि पहले आप होमवर्क करो फिर जाना, तो यहाँ पे फिर खेलने जाना। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि जो काम जीवन फेज़ में होना था अगर वो काम हो गया है यानी कि होमवर्क हो गया है तो आप खेलने जा सकते हो, यानी कि तो आप इस फेज़ में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज़ को कि हमने कहा कि अगर जीवन फेज़ में क्या काम होना था, सेल को ग्रो करना था। तो हम कह रहे हैं कि अब एक बंदा है जो चेक करेगा कि क्या जीवन फेज़ में जो काम होना था वो सही से हुआ है, यानी कि क्या हमारा सेल अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर हमारा सेल अच्छे से ग्रो हो गया है तो वो इस फेज़ में जा सकता है, और अगर वो अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है तो वो इस फेज़ में नहीं जा सकता। भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चेकिंग है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं मेजर चेक पॉइंट। वहीं पे दूसरी तरफ आता है हमारा माइनर चेक पॉइंट। मेजर माइनर का मतलब तो सबको पता होगा, मेजर का मतलब बड़ा और माइनर का मतलब छोटा। तो हम कह रहे हैं कि एक माइनर चेक पॉइंट भी आता है। माइनर चेक पॉइंट आता है G2 से M में, यानी कि जब हमारा जो सेल है वो G2 फेज़ में है। G2 फेज़ में क्या क्या हो रहा था, G2 फेज़ में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी, ठीक है, ये सब जो ऑर्गेनेलीज थी वो सिंथेसाइज हो रही थी। तो अब जब G2 से M फेज़ में जाना है तो वहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है जो चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा कि क्या G2 फेज़ में जो काम होना था वो सही से हुआ है, यानी कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी अपैरेटस ये ऑर्गेनेलीज क्या डुप्लीकेट हुई हैं, क्या सिंथेसाइज हुई हैं। अगर हुई हैं तो वो एम फेज़ में जा सकते हैं, नहीं हुई तो वो एम फेज़ में नहीं जा सकते। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होंगी चीज़ें आपको। तो ये थी हमारी बात चेक पॉइंट्स की। अब आता है हमारा G0 फेज़। G0 फेज़ क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं है सेल साइकिल करने में या सेल डिवीज़न करने में। तो वो क्या करते हैं लाइक जैसे कि मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स को क्या होता है वही दुनियादारी से मतलब नहीं होता, वो क्या करते हैं अपना अलग संन्यास ले लेते हैं। तो उसी तरीके से ये होते हैं, ये वाले सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि उन्हें सेल डिवीज़न से कोई मतलब नहीं होता। वो मतलब अलग जाके रहने लग जाते हैं। और जब उनको मतलब ऐसे होते हैं, ये सेल्स NCERT में लाइन गिवन है ये भी कि जब तक उनको बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं आएंगे,
या कह सकते हैं कि लाइक ये उन लोगों में से है जिनको बहुत रिक्वेस्ट कर करके बुलाना पड़ता है पार्टीज़ वगैरह में। तो जब तक बुलाया नहीं जाएगा तब तक आएंगे नहीं, ठीक है। जब तक इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा तब तक आएंगे नहीं, वैसे आएंगे। तो जी नॉट फेज में क्या होता है कि ये वो सेल्स होते हैं जिनको हम, जब तक हम इन्हें बुलाते नहीं हैं, जब तक इनकी ज़रूरत नहीं होती ना, तब तक ये सेल साइकिल में एंटर नहीं करते। तब तक जब मान लीजिए इनकी ज़रूरत नहीं है तो ये क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए अपनी सेल साइकिल को एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। लेकिन जब इनकी ज़रूरत होगी तो ये वापस आ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जी नोट फेज़। अब उसके बाद में ये तो हो गया हमारा पूरा इंटरफेस के बारे में। अब नेक्स्ट फेज़ कौन सा आता है? नेक्स्ट फेज़ आता है हमारा एम फेज़, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होगी, जहाँ पे सच में सेल दो हिस्सों में टूट जाएगा, या कह सकते हैं एक सेल दो सेल्स में टूट जाएगा। एक्चुअल सेल डिवीज़न होगी हमारी एम फेज़ में। एम फेज़ में हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, अगर ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। अभी हमने सेल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। हम कहते हैं कि सेल के अंदर एक हमारी न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर हमने सेल चैप्टर में किया था। तो हम कहते हैं कि सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होती है, और ये जो है, ये शेडेड पोर्शन, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और हमने वहाँ पे जब हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बात की थी, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि कैरियोन या यस, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हाँ, वो चीज़ वहाँ पे नहीं जाएंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पे, वो हम पढ़ चुके हैं। तो मैं बता रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो अब हमारे सेल को अगर दो टुकड़ों में टूटना है या दो हिस्सों में डिवाइड होना है, तो सेल को क्या करना पड़ेगा? अपने न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा और इस साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो मतलब नए सेल बनेंगे। और क्यों हमें मतलब ऐसा करना है, इस बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया। आप उन वीडियोस को प्रेफर कीजिए, उन वीडियोस को देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर हमारे सेल को डिवीज़न करनी है तो वो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को भी डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के डिवीज़न, मतलब हम ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब वही टूटना, और काइनेसिस का मतलब डिवीज़न हो गया, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। वहीं पे साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यही चीज़ है। अब इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ये चीज़ हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि हमें एम फेज़ में, या फिर कह सकते हैं जब हमें एक्चुअल सेल डिवीज़न करनी होगी, तो हमें दो चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर दूसरा आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न एम फेज़ को ही लेके आती है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को काफ़ी धीरे धीरे लेके चलेंगे, ठीक है। So I hope you like the video, then please press the like button. So if you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends. And yes, please subscribe my YouTube channel. And if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section, so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. And if you need the module, like if you need the module of Akash Institute, then I have that, and I can provide you the PDF of that also. And I will not just share the PDF of bio, yeah, or we can say that biology. I can share the PDF of all the subjects of PCB, like physics, chemistry, bio. So you can let me know in the comment section, so that I can provide you the PDF of that. So yes, thank you so much.